नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं एक बार फिर आकार आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विशेष मुद्दा है पेपर 6 और पेपर 6 में यदि हम देखें तो एक भाग है जिसे हम कहते हैं प्रारूप लेखन। प्रारूप लेखन की समस्याओं को देखते हुए हम जो है ये सीरीज लेकर आए हैं जिसमें प्रतिवेदन, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, इस प्रकार की पत्रावली पर हम कार्य करेंगे। यदि आप विगत वर्षों के प्रश्नों को देखें तो आपने देखा होगा कि इनसे केवल और केवल 12.5 और 12.5 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब 2020 का जो मेंस हुआ था उसमें नए पाठ्यक्रम के अनुसार 12.5 नंबर के 2 पत्र आपसे पूछे थे। एक था 3.1 और एक था 3.2। तो हम इन्हीं दोनों मुद्दों को विस्तार से देखेंगे और किस तरीके से इस 25 नंबर के सेगमेंट को पूरा किया जा सकता है, ये आने वाली इस वीडियो की श्रृंखला में हम जो है एक एक करके समझेंगे। आज का जो हमारा विशेष मुद्दा रहेगा वो रहेगा हमारा प्रतिवेदन। लेकिन इस प्रतिवेदन को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करना चाहता हूं और वो महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है पेपर 6 को लेकर। किसको लेकर है? पेपर 6। सबसे पहले पेपर 6 में आपको यह जानकारी होगी कि 100 अंकों का है और 100 अंक के साथ इसका जो समय है वो समय भी 2 घंटे है। मतलब पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि इस 2 घंटे में इस 3 प्रश्नों को कैसा लिखा जाए। 3 प्रश्न कौन कौन से? पहला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा निबंध से, और ये जो निबंध है इसके कुल शब्द जो दे रखे होते हैं वो है 1000 शब्द, और अंक की बात करें तो 50 अंक का ये प्रश्न जो है पहला आपसे पूछा जाता है, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं और किसी एक विषय पर आपको लगभग 1000 शब्दों में अर्थात 10 पेज में एक निबंध लिखना है। और इस 10 पेज की यदि हम बात करें, इस निबंध की बात करें, तो इसके टॉपिक जो निर्धारित किए हैं आयोग ने वो सारे के सारे लगभग 27 प्रकार के आपके जो है अलग अलग विषय दे रखे हैं। उन्हीं में से ये जो है निबंध सामान्यतः पूछा जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा वो आएगा निबंध 2, और ये जो निबंध 2 है वो आपसे 500 शब्द निर्धारित कर दिए गए हैं और 500 शब्द के साथ इसके अंक मिलेंगे आपको 25। ठीक। अब ये जो विषय रहेगा वो रहेगा आपका किस पर बेस्ड? करंट अफेयर पर बेस्ड रहेगा। मतलब वर्तमान में जो घटना है उन्हीं के आधार पर आपसे इसका निबंध पूछा जा सकता है, जैसे कि वन नेशन वन लॉ, इस तरह के यहां पर जो है निबंध आपसे पूछे जाएंगे। जिसकी जानकारी यदि आपको विस्तृत लेनी है तो एक मैगजीन आती है सिविल सर्विसेज के लिए, वो है प्रतियोगिता दर्पण। क्या है? प्रतियोगिता दर्पण। तो आपको यदि करंट विषय पर कोई निबंध देखना है तो आप इस प्रतियोगिता दर्पण नामक मैगजीन से कोई ना कोई विषय आप देख सकते हो जो निरंतर करंट अफेयर पर बेस्ड जो है ये लेकर आते हैं। तीसरा मुद्दा हमारा आता है जिसे हम कहते हैं प्रारूप लेखन। क्या कहते हैं मित्रों? प्रारूप लेखन। लेकिन इस प्रारूप लेखन में भी ये 2 भाग होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं 3.1 और एक होता है 3.2। अब 3.1 और 3.2 क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। जनरल कंडीशन देखेंगे 3.1 और 3.2। यदि हम विगत वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन करें तो सामान्यतः यह माना जाता है कि 3.1 में सामान्यतः जो पूछा जाता है वो है प्रतिवेदन। यदि आप 4-5 साल के पुराने पेपर आप देखोगे तो आपको यह ज्ञात होगा कि प्रतिवेदन हर बार वो पूछता है, और इस बार उन्होंने निर्धारित कर दिया कि प्रश्न क्रमांक 3 में वो प्रारूप लेखन से प्रश्न पूछेंगे, अर्थात 2 प्रश्न पूछेंगे जिनमें मुझे लगता है एक प्रतिवेदन आना लगभग तय है। मतलब 12.5 नंबर का काम जो है आपका प्रतिवेदन से हो सकता है। फिर 3.1 के अंतर्गत यदि हम देखें तो कुछ सीमित पत्र के बारे में ही वो अक्सर बात किया करते हैं, या हम कह सकते हैं अक्सर पूछा करते हैं, जिनमें से एक अर्धशासकीय पत्र, दूसरा आपसे पूछा जाता है अनुस्मारक पत्र, तीसरा आपसे पूछा जाता है परिपत्र, और चौथा आपसे पूछा जाता है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश।
यदि हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हैं मुख्य परीक्षा के, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो 25 नंबर का काम है, 12.5 नंबर ये और 12.5 नंबर ये, इनमें आपको क्या करना है, इनमें यदि हम 4 ये और 1 ये पढ़ लें तो मुझे लगता है 25 नंबर का आपका पूरा काम हो जाएगा। सिलेबस भले डिटेल में दे रखा है, सारी चीजें डिटेल में दे रखी हैं, लेकिन यदि हम इसको शॉर्ट में यदि पढ़ें, अंतिम समय के हिसाब से पढ़ें, तो अर्धशासकीय पत्र मतलब डेमी ऑफिशियल लेटर आप देखोगे लास्ट ईयर पूछा गया था, 2020 का जो मेंस हुआ था उसमें पूछा गया था ये, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे अलग अलग टाइम पर अनुस्मारक पत्र, परिपत्र और कार्यालय आदेश भी पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस 3.1 में आपके पास चॉइस रहेगी, अथवा एक प्रश्न यहां एक प्रश्न यहां और इन दोनों में से कोई एक करना है। तो मुझे लगता है इन चारों में से कोई ना कोई एक आपको मिल जाएगा, हमेशा ऐसा होता हुआ आया है, इसके बिहाफ पर मैं बोल रहा हूं। और यहीं पर प्रतिवेदन में भी यही सिस्टम है, 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको डेफिनेटली प्रतिवेदन से देखने को मिलेगा। आप चाहो तो पुराने पेपर का अवलोकन करें, फिर आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। अब चूंकि इन सब में जो सबसे शॉर्ट एंड स्वीट मुद्दा है और जो एक ही मुद्दा है वो है प्रतिवेदन, तो हम जो है आज की क्लास को जो कंटिन्यू करेंगे वो प्रतिवेदन के साथ करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि प्रतिवेदन तो आता है लेकिन लोगों को, विद्यार्थियों को इसका प्रारूप ही नहीं पता, क्योंकि सामान्यतः किसी बुक में इसका प्रारूप देखने को नहीं मिलता है। तो प्रतिवेदन का प्रारूप नहीं पता है और इस समस्या को देखते हुए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रतिवेदन। तो आज की जो प्रमुख चर्चा है, आज के पूरे सेशन की जो प्रमुख चर्चा है वो है प्रतिवेदन को लेकर। तो आइए समझते हैं प्रतिवेदन क्या होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रतिवेदन को अंग्रेजी में कहते हैं क्या, रिपोर्ट। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रिपोर्ट। और रिपोर्ट हम जानते हैं जनरली कोई घटना हो जाती है उसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, कोई कार्यक्रम हो चुका है उसका भी एक संक्षिप्त लेख लिखते हैं, वो भी एक रिपोर्ट है। तो एज एस्पिरेंट्स हमारे लिए 2 तरह की रिपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट है। एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जांच प्रतिवेदन और एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सूचना प्रतिवेदन। अब आप बोलोगे साहब हम किसको जांच बोलेंगे किसको सूचना बोलेंगे, तो हम इस बिंदु पर आते हैं। यदि हम जांच की बात करेंगे, जांच की यदि हम बात करते हैं तो जांच में आती है, मान लो कोई स्थल है, कोई जगह है, कोई समारोह है और वहां पर कोई कार्यक्रम बिगड़ जाता है किसी के कारणवश, तो उस पूरे घटनाक्रम की हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। या फिर हम बात करें, कोरोना काल निकला है अभी अभी, और कोरोना काल में हम देखते हैं एक इंजेक्शन है जिसकी सबसे ज्यादा कमी देखी गई, वो था रेमडेसिविर इंजेक्शन। तो जब ये कोरोना काल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक एक मुद्दे पर बैठकर सरकार क्या करती है, चर्चा करती है। और इसी चर्चाओं के दौरान एक सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आता है कि कोरोना काल के दौरान हुई रेमडेसिविर इंजेक्शन की उत्पादन में कमी को देखते हुए उसके उचित कारणों का पता लगाकर एक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। आखिर क्या वजह थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि कोरोना के इलाज में सबसे ज्यादा उपयुक्त था, उस इंजेक्शन की कमी क्यों हुई, उसके क्या मूलभूत कारण हो सकते हैं, क्या समस्याएं हो सकती हैं, और यह आयोग जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है उस आयोग की आगे चल के क्या सुझाव और क्या समाधान या क्या अनुशंसाएं इसके लिए हो सकती हैं। तो एक मुद्दा यह हो गया। दूसरा मुद्दा आपका क्या बन सकता है, दूसरा मुद्दा यह बन सकता है कि विगत कई वर्षों से सरकारी विद्यालयों में निरंतर शाला त्याग दर में वृद्धि हुई है, जिसका प्रमुख कारण शिक्षकों की लगातार अनुपस्थिति को माना जा रहा है। उपयुक्त विषय में जांच कर एक संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। तो यहां से सबसे पहले आपको मुद्दा समझना है। मुद्दा यह है कि एक शिकायत प्राप्त हुई है और शिकायत में यह बोला जा रहा है कि जो लगातार स्कूल में बच्चों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है उसका एक सबसे बड़ा कारण है शिक्षकों की अनुपस्थिति। अब आयोग यह कहता है, डिपार्टमेंट यह कहता है कि जो रिपोर्ट बना रहे हैं उनको हमने एक हिंट दे दी है। सबसे पहला काम तो यह जांच करना है आपका कि ये जो हमको शिकायत मिली है वो वास्तविक है या नहीं, और क्या केवल यही शिकायत है, क्या यही समस्या है, या इसके अलावा और जो है समस्याएं आयोग के समक्ष उपस्थित होंगी, आयोग के समक्ष दिखाई देंगी कि केवल शिक्षकों की नाकामयाबी, केवल शिक्षकों की अनुपस्थिति का ही कारण है स्कूल छोड़ने की वजह।
या इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, शिक्षा पद्धति भी है, भवन का पुनर्निर्माण भी है, क्या और भी कारण है क्या? तो जब भी आप इस तरह का जांच प्रतिवेदन लिखोगे तो आपके पास दो पहलू होना चाहिए, एक समस्या का और दूसरा समाधान का। ठीक है, तो इस तरीके से हम जांच प्रतिवेदन को पढ़ेंगे। अगली बात करेंगे सूचना की। सूचना प्रतिवेदन का मतलब है जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अर्थात कोई कार्यक्रम कंप्लीट हो चुका है और लगभग वो कार्यक्रम सफल रहा। उस कार्यक्रम की सफलता को संक्षिप्त रूप में यदि आपको प्रस्तुत करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यह बताना होगा कि वो कार्यक्रम कितने चरणों में आयोजित हुआ। 1 दिन में हुआ, 5 दिन में हुआ, 7 दिन का था। उसमें हमने मुख्य अतिथि के रूप में किसको बुलाया, कार्यक्रम की थीम क्या थी, कितने लोग उसमें शामिल हुए, कितने लोगों ने भाषण दिया, और जो भाषण दिया उसका भाषण किस विषय पर आधारित था। संक्षिप्त रूप में उस भाषण को हम लिखेंगे, संक्षिप्त रूप में, टू द पॉइंट, और उसी के बिहाफ पर हम निष्कर्ष देंगे कि इस प्रकार का आयोजन समय समय पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो भारत में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था, मान क्या लो हुआ ही था। अब विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में आखिरी जो हुआ था वो कब हुआ था, 10वां, भोपाल में आयोजित हुआ था। अब वो कार्यक्रम सफल रहा, असफल रहा, आगे चल के कोई कार्यक्रम होगा, उसके बिहाफ पर या उसके लिए हम इस विश्व हिंदी सम्मेलन या 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था उस पर एक संक्षिप्त प्रतिवेदन तैयार करेंगे। ठीक है, अब उसमें हमने बोला कि भाई एक व्यक्ति है जो इस पर प्रतिवेदन लिख रहा है, वो किस डिपार्टमेंट में आएगा वो बात लिखेंगे, उसको कितने महीने का समय दिया गया है वो हम लिखेंगे। इसके अलावा वो कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बताएगा। यह कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित हुआ। पहला चरण सुबह 10 से 12, दूसरा चरण 2 से 4 के मध्य हुआ। पहले चरण में मुख्य अतिथि ये थे, मुख्य वक्ता ये थे। दूसरे चरण में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता की बात कर दो। पहले चरण में जो वक्ता थे उन्होंने क्या क्या खास बात बोली, दूसरे चरण में जो वक्ता थे उन्होंने क्या खास बात बोली, और दोनों को मिलाने के बाद हम यहां पर क्या लिखेंगे, निष्कर्ष, और वो हो जाएगा हमारा एक विश्व हिंदी सम्मेलन पर संक्षिप्त प्रतिवेदन। अब भाई इसका यूज क्या है, ये प्रतिवेदन हम लिख क्यों रहे हैं, तो आगे चल के इन फ्यूचर यदि कोई विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किसी ना किसी राज्य के किसी ना किसी शहर में आयोजित होता है तो उसमें जो एडवांस चीजें हम ऐड कर रहे हैं वो करेंगे पुराने सम्मेलन के आधार पर। यदि वो पुराना सम्मेलन बहुत बेहतर हुआ था तो उसी तर्ज पर हम आगे बढ़ेंगे। यदि उसमें कुछ कमियां देखी गई तो उस कमियों को दूर करने के लिए हम उस प्रतिवेदन को पढ़ेंगे और फिर आने वाले समस्याओं का समाधान करने का जो उपाय है हम यहां पर इस सम्मेलन के माध्यम से देखेंगे। तो यह भविष्य के लिए भी उन्मुखी है या भविष्य के लिए भी उपयोगी है इस प्रकार के प्रतिवेदन। जैसे क्वेश्चन आया था, सर्वधर्म सम्मेलन पर एक संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। मतलब सभी धर्मों को एक साथ लाने के लिए एक सम्मेलन आयोजित हुआ। अब वो सम्मेलन किन किन धर्मों से आधारित था, कौन कौन उस धर्म में या कौन कौन उस सम्मेलन में शिरकत करने आए, कौन मुख्य अतिथि थे, मुख्य वक्ता कौन थे, किसके अंडर में वो सम्मेलन आयोजित किया गया, ये पूरा विवरण आपको इस प्रतिवेदन के माध्यम से देना है। चूंकि आप एक अधिकारी हो और एक अधिकारी का दायित्व इस प्रकार के प्रतिवेदन लिखना है, देखना है, इसलिए आपके सिलेबस में इन चीजों को ऐड किया गया। तो समझ में आया आपको प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या है, कैसे प्रतिवेदन हमें लिखना रहेंगे। अब प्रतिवेदन को यदि हम परिभाषा की बात करें तो लिखा हुआ तो सब मैं आपको दे ही दूंगा, लेकिन हम पहले बेसिक चर्चाएं कर लें। तो प्रतिवेदन को हम 3 अलग अलग कॉलम में डिवाइड करते हैं। पहले कितने कॉलम में डिवाइड करते हैं, 3। पहला, दूसरा, तीसरा, और फिर एक चौथा कॉलम भी रखेंगे। इसको देखते हैं क्या है। अब इस कॉलम की क्या खास बात है, सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि प्रतिवेदन है क्या, मतलब उसकी परिभाषा। परिभाषा हमें उसके बारे में बताएगी कि प्रतिवेदन क्या होता है। फिर प्रतिवेदन की विशेषता, मतलब कौन कौन से तथ्य इसमें शामिल होना चाहिए, उसको विशेषताओं के तौर पर देखेंगे। फिर प्रतिवेदन के तत्व, तत्व का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रारूप, ये हमें देखना है। और फिर अंत में देखना है प्रतिवेदन के कुछ प्रारूप। प्रतिवेदन के कुछ प्रारूप मतलब कुछ सैंपल आपको देखने को यहां पर मिलेंगे कि भाई प्रतिवेदन में हम कुछ उदाहरण लेंगे और उन उदाहरण के बेस पर एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे। अब इसमें
परिभाषा की बात करेंगे तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की परिभाषा बताई। प्रतिवेदन की परिभाषा की बात करेंगे तो प्रतिवेदन एक वह लिखित सामग्री है, या हम कह सकते हैं वह लिखित सामग्री जो किसी घटना स्थल, समारोह आदि को प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिवेदन। इस प्रकार की जो रिपोर्ट है वो कोई सरकारी या गैर सरकारी अधिकारी दोनों के माध्यम से तैयार की जा सकती है। ठीक है, इसी के अंदर हम बात करेंगे तो इसको कोई एक व्यक्ति भी तैयार कर सकता है और कुछ समिति, कुछ ग्रुप के माध्यम से भी हम इसको तैयार करवा सकते हैं। सामान्यतः जो सूचना प्रतिवेदन होता है वो किसी एक या दो व्यक्तियों के द्वारा तैयार करवा दिया जाता है, लेकिन जो जांच प्रतिवेदन होता है उसमें एक एक्सपर्ट की टीम होती है, एक समिति का गठन किया जाता है, तब जाकर जो है उस प्रतिवेदन को तैयार किया जाता है। और सामान्यतः स्टैंडर्ड वे में हम देखें तो इनकी संख्या हम मान लेते हैं 5, जिसे हम बोलते हैं 4+1, मतलब 1 होगा अध्यक्ष और 4 आपके हो जाएंगे अन्य सदस्य। तो परिभाषा आपको क्लियर हुई? वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना या समारोह आदि को प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई एक सामग्री, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिवेदन। यह गैर सरकारी और सरकारी अधिकारियों के माध्यम से तैयार की जा सकती है। यह किसी एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों के माध्यम से भी तैयार की जा सकती है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि वांछनीय विषय पर एक संक्षिप्त लेख हमें प्रस्तुत या मिल जाता है, जिसके आधार पर हम निर्णय लेने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी के बाद अगले क्रम की, और वो मिलेगा हमको क्या? विशेषताएं। क्या मिलेगी आपको? विशेषताएं। अब विशेषता की हम बात करेंगे तो विशेषताएं क्या क्या होना चाहिए, मतलब प्रतिवेदन होना कैसा चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखना, प्रतिवेदन अपने आप में होना चाहिए कैसा? संक्षिप्त। मतलब यदि आपने मान लो किसी जगह की छानबीन करके 100-200 पेज का एक प्रतिवेदन तैयार कर लिया, तो भाई उसका प्रशासन में कोई उपयोग नहीं है। प्रशासनिक प्रतिवेदन 2 से 3 पेज में ही हो तो ज्यादा बेहतर है। न्यायिक प्रतिवेदन की संख्या हजारों पेज में जाती है, लेकिन प्रशासनिक प्रतिवेदन शॉर्ट एंड स्वीट होते हैं 2 से 3 पेज में। दूसरा विशेषता, जो भी आप लिख रहे हो उसका प्रमाणिक होना बहुत जरूरी है। मतलब प्रतिवेदन में जो आप विषय वस्तु तैयार कर रहे हो वो विषय वस्तु है, लेकिन उसकी प्रमाणिकता होनी चाहिए। मतलब कोई भी बिंदु आप बिना प्रूफ के नहीं लिख सकते। अर्थात यदि मान लो सूचना प्रतिवेदन में आप किसी वक्ता की कोई बात लिख रहे हो तो साथ में आप क्या करोगे? संलग्न में वो दस्तावेज ऐड कर दोगे, या संलग्न में उसकी वीडियोग्राफी या ऑडियोग्राफी आप उसमें अटैच कर सकते हो। मतलब कोई भी बिंदु बोलने के लिए उसका प्रूफ आपके पास होना जरूरी है। अगला पॉइंट इसमें मिलता है जिसे हम कहते हैं विषय निष्ठता। क्या कहते हैं? विषय निष्ठता। मतलब जो भी प्रतिवेदन तैयार करेगा उसका जो केंद्र होगा वो विषय से संबंधित होना चाहिए। मतलब अवांछनीय या अनावश्यक शब्दों का विस्तार या अनावश्यक विषय का विस्तार इस प्रकार के प्रतिवेदन में नहीं होना चाहिए। अगला आपको मिलेगा जिसको हम कहेंगे निष्पक्षता, या जिसे हम कहते हैं संतुलन। जब भी हम प्रतिवेदन लिखेंगे तो हम दोनों पक्षों की बात करेंगे। इसमें निष्पक्षता का गुण अनिवार्य माना जाता है। हम किसी एक पार्टी, एक व्यक्ति की तरफ झुकाव करके उस प्रतिवेदन को तैयार नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यदि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्कूल से बच्चे जो है लगातार टीसी लेके निकल रहे हैं और उसका प्रमुख कारण शिक्षकों की लगातार अनुपस्थिति को माना जा रहा है, तो आयोग का यह कर्तव्य है कि जो शिकायत मिली है उस शिकायत के पीछे का पूरा कारण जाने विद प्रूफ। सर्वे करने के दौरान वो इस बात की जांच करे कि जो शिकायत आपको प्राप्त हुई है वो वास्तव में है भी या नहीं। इसके अलावा उस शिकायत के अलावा और भी कोई शिकायत उस स्कूल से है तो वो सारी की सारी रिपोर्ट में आपको मेंशन करनी पड़ेगी, तब जाके वो संतुलित और निष्पक्ष कार्रवाई मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। क्या केवल टीचर की गलती है या इंफ्रा की गलती है, सरकार की गलती है, या इस कार्यक्रम में और भी कोई लोग जिम्मेदार हैं, तो उन सभी लोगों की बात इस निष्पक्षता में की जाएगी। तो इस तरह की कुछ चीजें इसमें होना अनिवार्य है। अब विशेषताओं के बाद अगले पॉइंट की हम बात करेंगे प्रतिवेदन के तत्व। मतलब एक तरीके से हम बात करेंगे प्रतिवेदन का प्रारूप।
किसकी बात कर रहे हैं मित्रों? प्रतिवेदन का प्रारूप। चलिए अब आप समझना एक एक करके पॉइंट्स को। प्रतिवेदन के प्रारूप की बात करेंगे तो प्रतिवेदन कैसे लिखा जाएगा। आपको एग्जाम में, यदि आपने पेपर देख रखे हैं तो आपने देखा होगा एग्जाम में केवल क्या लिखा होता है, प्रश्न कि इस विषय पर संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, ना ही इसका कोई फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या विषय, जिस विषय की बात हो रही है वो, ये आपने विषय लिख दिया। ठीक, इसके ऊपर आप यहां लिख देना दिनांक टॉप पर। ठीक है भाई। विषय के बाद अगले पैराग्राफ में बात होती है किसकी? एक समिति की। जांच प्रतिवेदन का प्रारूप देख रहे हैं हम, मतलब जो विषय है वो विषय किस विभाग के अंदर आता है, उस विभाग के अंडर में एक समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पैराग्राफ में हम उस विभाग की बात करेंगे और विभाग के अंदर हम 5 सदस्यीय, 3 सदस्यीय, 2 सदस्यीय, इस प्रकार की समिति का जिक्र करेंगे। यह हो गया पूरा। फिर अगले पैराग्राफ में हम क्या करेंगे? अगले पैराग्राफ में उस समिति के उद्देश्य की बात करेंगे। उस समिति की बात क्या करेंगे? उद्देश्य की बात करेंगे। और उस समिति का एक तरीके से हम क्या देंगे? इंट्रो देंगे, परिचय देंगे। क्या देंगे दोस्तों? इंट्रो या फिर परिचय। और परिचय देने के बाद इस प्रकार की समिति को हमें यहां पर क्या देना होगा? समय। जैसे कि मान लो शिक्षा विभाग की अभी बात हो रही थी कि विगत कई वर्षों से सरकारी विद्यालयों में शाला त्याग दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका प्रमुख कारण शिक्षकों की लगातार अनुपस्थिति को माना जा रहा है। उपयुक्त की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। तो जो भी मुद्दा है उसकी जांच कीजिए और प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। तो उसमें हम क्या लिखेंगे? दिनांक लिख दिया, विषय जो दे रखा है वो लिख दिया, है ना। उपयुक्त संदर्भ अंतर्गत विषय के अंतर्गत शिक्षा विभाग के द्वारा एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। यह हो गया। अगली पॉइंट में इस समिति का प्रमुख उद्देश्य विगत वर्षों में हुई शाला त्याग दर में बढ़ोतरी जो है उसके कारणों का पता लगाना, जिसमें 5 सदस्यों में एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य थे। अब आप चाहो तो उस अध्यक्ष की बात कर सकते हो, अध्यक्ष कौन था। 4 सदस्यों में आप चारों लोगों को भी मेंशन कर सकते हो कि भाई एक शिक्षाविद था, एक रिटायर्ड ऑफिसर था, एक अभिभावक संघ था और एक आपका जो हो गया सामाजिक कार्यकर्ता, इसमें इंक्लूड कर लिया हमने। एक अध्यक्ष बता दिया, शिक्षा विभाग का उप सचिव। परिचय दे दिया, समय बता दिया कि समिति को 3 महीने का समय दिया गया और समिति ने निर्धारित समय के भीतर ही अपना जांच प्रतिवेदन जो है विभाग को सौंप दिया। ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, आप चाहो तो इसको 3 पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। फिर अब बात आएगी जांच की। किसकी बात आएगी? जांच की। मतलब अगले पैराग्राफ में समिति क्या करने जाएगी? जांच करने जाएगी। मतलब अब जांच करनी है आपको तो आपको सर्वे करना पड़ेगा। और सर्वे करने के लिए, जैसे कि सर्वे करते हैं ना, अलग अलग जगह जाना, दौरा करना, तो आप स्कूल जाओगे, 2-3 स्कूल जाओगे, जिस सरकारी स्कूल की शिकायत आ रही थी उसकी बात आप करोगे। इसके अलावा अन्य सरकारी स्कूलों को देखोगे। इसके अतिरिक्त निजी स्कूलों के बारे में भी आप जानकारी एकत्रित करोगे ताकि कंपैरिजन कर सको। इसके अलावा बच्चों से आप बात करोगे और उसके अतिरिक्त अभिभावक मतलब पेरेंट्स से भी आप बात करोगे कि मुख्य समस्या क्या है। जब आप इन लोगों से बात करोगे सर्वे के दौरान, तो जब भी आप बात करोगे या तो वो दस्तावेज लिखित में होना चाहिए या फिर जिन लोगों से आप बात कर रहे हो उसकी वीडियोग्राफी आपके समक्ष या आपके पास होनी चाहिए। अब जो भी आपने बात की उस बात को आप समस्या के रूप में पॉइंट्स में आप लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5। जैसे कि मान लो पहला कारण शिक्षकों की अनुपस्थिति, क्योंकि शिक्षक इस व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय में संलिप्त रहते हैं। दूसरा, शिक्षक के अलावा हम देखें तो स्कूल का जो अवसंरचनात्मक ढांचा है वो एकदम से जर्जर हो चुका है। तीसरा, इसमें पढ़ाई के अलावा मिड डे मील योजना के कारण कहीं ना कहीं टीचर और स्टूडेंट उसमें संलिप्त रहते हैं। चौथा, बेरोजगारी, पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स की, अभिभावकों की जो है अशिक्षा एक प्रमुख कारण बनती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। चौथा आप सोचोगे तो विद्यालय और घर की दूरी एक प्रमुख कारण यह मिलता है।
इसके अलावा छठवां आपको मिलेगा गरीबी। गरीबी के दौरान पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने व्यवसाय में संलिप्त कर देते हैं, एक ये कारण। तो इतनी सारी समस्याएं हमको समझ में कब आई, जब हमने अलग अलग लोगों से बात की और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए एक एक करके अगले उसमें हम क्या करेंगे, अगले पैराग्राफ में हम यहां पर लिखेंगे सुझाव। क्या लिखेंगे? सुझाव। और जिस क्रम में हमने समस्याएं बताई थी उसी क्रम में हम क्या लिखेंगे, सुझाव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सुझाव की, है ना। अब वो सरकार की तरफ से क्या सुझाव हो सकते हैं, आयोग सरकार को क्या रिकमेंड करेगी, वो सारी चीजें इसमें मिलेंगी। याद रखना, इसमें निर्णय नहीं दिए जा सकते सामान्यतः, क्योंकि एक कमेटी है, ये केवल रिकमेंड करेगी डिपार्टमेंट को, निर्णय लेने का काम होगा शिक्षा विभाग का। फिर फाइनली जो है हम निष्कर्ष लिखेंगे। अब हमने सुझाव दे दिए, निष्कर्ष में हम ये लिखेंगे कि जो भी जिम्मेदार है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और अवेयरनेस प्रोग्राम जो है शुरू किए जाएं, ताकि इस प्रकार की घटनाएं जो है, इस प्रकार की गतिविधियों को सरकार जो है प्रतिबंधित या रोक सके। फिर ये सारा समाप्त हो जाएगा। जितने भी आपने मेंबर लिए हैं उसका नाम 1 2 3 4 5, क्योंकि हम नाम नहीं लिखते हैं इसीलिए यहां लिखेंगे हस्ताक्षर 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 और हस्ताक्षर। आबासा आबासा करके लिख सकते हो, आबासा का खा गा ता था दा टा टा डा, इस टाइप से आप लिखोगे, नाम कभी भी नहीं लिखेंगे। फिर यहीं पर उसका पदनाम लिख दोगे, सदस्य 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 और अध्यक्ष। याद रखना, अध्यक्ष को हम सबसे लास्ट में इसलिए रखते हैं क्योंकि उसी की निगरानी में इन 4 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं और अंत में अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी प्रतिवेदन हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो पूरा का पूरा प्रतिवेदन हमारी निगरानी में, हमारे ही अंडर में हुआ है। तभी तो जब भी कोई बात होती है तो लीडर को उठाया जाता है, मेंबर्स को नहीं। ठीक, तो आपको समझ में आया। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकरण की, प्रकरण के बाद बात करेंगे समिति की, समिति के बाद करेंगे समिति के उद्देश्य की, समिति के परिचय की और समिति की समय की। उसके बाद हम बात करेंगे विभिन्न दौरों की, है ना, सर्वे की बात करेंगे। फिर समस्याएं हमारे पास आ जाएंगी लाइन से। समस्याएं आने के बाद हम बात करेंगे किसकी, समस्याओं के बाद हम बात करेंगे सुझाव की, रिकमेंडेशन की, और लास्ट में निष्कर्ष लिख के हम क्या करेंगे, जो भी डेटा हमने इकट्ठा किया था, जो भी हम प्रमाण देना चाहते हैं उसको संलग्न में लिख देंगे। कहां लिख देंगे? संलग्न में, निष्कर्ष के बाद। और संलग्न में लिखने के बाद हम यहां पर लाइक वीडियोग्राफी है, कोई पेपर है, वो सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो आई बात आपको समझ में कि प्रतिवेदन क्या है, क्यों हम, किस उद्देश्य से हम जो है यहां पर उपस्थित हुए हैं, आखिर ये श्रृंखला क्यों चलानी चाहिए। तो ये सारे प्रश्नों का एक ही जवाब है, क्योंकि इसका पूरा मटेरियल मार्केट में सटीक है ही नहीं। अलग अलग बुक पढ़ोगे, अलग अलग नोट्स पढ़ोगे, समस्या यह उत्पन्न होती है कि सबके फॉर्मेट अलग अलग हैं और परिणाम ये भुगतना पड़ता है बच्चों को। इस बात को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि बहुत भारी डिमांड है ना, लेकिन ये मुझे काफी दिनों से लग रहा था और मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इस विषय पर वीडियो बनाया जाए। बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है बिल्कुल मेंस से कुछ दिन पहले, ताकि जब आप मेंस दो, मतलब अभी आप जानते हो 17 तारीख से 2021 के मेंस शुरू हो रहे हैं, तो 17 से लेकर जितने 17, 18, 19, 20, 21 को हिंदी का और 22 को जो है निबंध, मतलब ये वाला जो काम आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 22 जुलाई को। तो 22 जुलाई के पेपर में आपको ये लेक्चर बहुत मदद करेगा। और जिन लोगों के जो है आगे मेंस हैं या इन फ्यूचर जो लोग मेंस देंगे उनके लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन रिसेंटली जिन लोगों के अभी अभी मेंस हैं उनके लिए ज्यादा उपयोगी है। वो अभी अपनी तैयारी को एक बार जो है बूस्ट कर सकते हैं इन चीजों से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं प्रतिवेदन का एक संक्षिप्त रूप आपको समझ में आया होगा। प्रतिवेदन में हमने क्या देखा, सबसे पहले प्रतिवेदन किस प्रश्न पत्र में आता है, कितनी उसकी वैल्यू है, कितने नंबर को इसको डिवाइड किया गया है, क्या क्या जो है संभावना यहां से हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा प्रतिवेदन में हमने देखा कि प्रतिवेदन परिभाषा क्या है, प्रतिवेदन की विशेषता क्या है, और इसके अलावा फिर हमने यहां पर देखा कि प्रतिवेदन के तत्व कौन कौन से हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रतिवेदन के प्रकार की। किसकी बात करेंगे? प्रकार की। हालांकि हम बात कर चुके हैं एक जांच और एक सूचना, एक जांच और एक सूचना, लेकिन ये तो प्रतिवेदन का क्या हो जाएगा, एक तरीके से स्वरूप। लेकिन यदि हम प्रकृति के आधार पर देखें तो प्रतिवेदन के और भी प्रकार होते हैं, जैसे कि एक हो गया प्रशासनिक प्रतिवेदन, ठीक है, ये हमें समझना है। एक हो गया विधिक प्रतिवेदन,
एक हो गया जैसे बोलते हैं पत्रकारिता प्रतिवेदन, पत्रकारिता प्रतिवेदन। इसी के अलावा एक हो गया आपका जैसे हम कहते हैं साहित्यिक प्रतिवेदन, साहित्यिक प्रतिवेदन। ठीक है, इस तरह के प्रतिवेदन आपसे पूछे जाते हैं। एक हो गया जैसे हम कहते हैं सामाजिक प्रतिवेदन। तो ये प्रतिवेदन है, इनमें से जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको मिलेगा क्या, वो आपको मिलेगा प्रशासनिक प्रतिवेदन। प्रशासनिक प्रतिवेदन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस प्रतिवेदन से आपके प्रश्न बनते हैं। तो जो स्कूल वाला मैंने बताया, रेमडेसिविर वाला बताया, ये सब प्रशासनिक के अंदर आएंगे। ठीक है, बाढ़ वगैरह से मान लो कोई जनधन हानि हुई है, फसल बर्बाद हुई है, वो सब प्रशासनिक में आएगा। जन सामान्य की हानि हुई है वो सब प्रशासन में आएगा। जनधन की हानि हुई है वो सब प्रशासन में आएगा। दंगे हो गए हैं कहीं पर, उपद्रव हो गया है कहीं पर, वो सारा का सारा मुद्दा किसमें आएगा, प्रशासन में। विधिक प्रतिवेदन में किसको रखा जाएगा, तो याद रखना विधिक प्रतिवेदन में मान लो कोई कानून है उसमें संशोधन करना है, तो उससे पहले एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि क्या ये संशोधन सही है या नहीं है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा जनता के ऊपर, देश के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, विश्व में कोई भूमिका तो नहीं है, उन सभी के लिए विधिक प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा एक राजभाषा आयोग, तो राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन जो है बनाया था, अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी। इस राजभाषा आयोग का गठन आपको मैंने हिंदी में भी पढ़ाया है। राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में और इसने अपनी रिपोर्ट जुलाई 1956 में प्रस्तुत की थी। और इसी रिपोर्ट को जांच करने के लिए नवंबर 1957 में एक संसदीय राजभाषा समिति बनाई गई और फिर संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1959 में, और इसी के आधार पर आगे चल के कानून, एक एक्ट बना जिसका नाम था राजभाषा अधिनियम 1963। तो कोई भी अधिनियम, कोई भी बिल यदि संसद में लाया जाता है तो उससे पहले की कार्यवाही वो जो है वो क्या कहलाती है, आपके प्रतिवेदन। पत्रकारिता प्रतिवेदन, आप देखते हो न्यूज जब छपती है या न्यूज जब जो है ब्रॉडकास्ट की जाती है तो आपने देखा होगा उससे पहले कई तैयारियां जो है संवाददाता करते हैं। तो जो जर्नलिज्म क्षेत्र में जो काम करते हैं, आपको जो मिलता है वो पका पकाया मटेरियल मिलता है न्यूज़पेपर में। लेकिन ना लेखक के निजी विचार, तो वो एक अलग सेगमेंट हो गया। कोई भी न्यूज ब्रीफ में बतानी है तो वो पत्रकारिता प्रतिवेदन के अंतर्गत आती है। जैसे कि मान लो किसी क्षेत्र में बाढ़ आ रही है, हिमाचल में बाढ़ आ रही है, तो उसके प्रमुख कारण, समस्याएं, समाधान, उस पर जो लेख लिखा होता है वो पत्रकारिता प्रतिवेदन में आता है। हालांकि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसमें हर बात का ध्यान रखा जाता है। कोई भी गड़बड़ यदि होती है तो उसका असर देश और देश की जनता पर पड़ता है। साहित्यिक प्रतिवेदन क्या होगा, कोई मान लो साहित्यिक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, कोई कृति लिखी गई है, उसको ब्रीफ में बताना है तो वो साहित्यिक प्रतिवेदन के अंतर्गत आएगा। सामाजिक प्रतिवेदन क्या होता है, होली मिलन समारोह, दिवाली मिलन समारोह, सामूहिक विवाह, इस टाइप का कोई कार्यक्रम यदि आयोजित होता है तो उसकी जो सूचना दी जाती है, जिस माध्यम से दी जाएगी, उसे हम कहते हैं सूचना प्रतिवेदन, वो भी सामाजिक प्रतिवेदन के अंतर्गत। जनरली जो जांच वाला मुद्दा है वो जांच वाला मुद्दा आपको मिलेगा प्रशासनिक प्रतिवेदन, और हम कह सकते हैं पत्रकारिता और विधिक प्रतिवेदन में। तो ये तीन में हमको जांच वाले ऑप्शन मिल सकते हैं। तो बात आ रही समझ में, ये छोटे छोटे मुद्दे पर हमें काम करना है। अब इस सेशन में तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, इंट्रो में पहले सेशन में बताता हूं। अब जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा है कि प्रतिवेदन लिखते कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने प्रतिवेदन की रूपरेखा समझी, कौन कौन से प्रतिवेदन हो सकते हैं, ये छोटी छोटी बातों पर हमने काम किया है। यदि आपको सारी चीजें बहुत बेहतर लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं और आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो चीजों को, तो बस वही बात फिर से मैं दोहराऊंगा कि आकार आईएएस के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और हमारा हौसला अफजाई करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में प्रतिवेदन के कुछ सैंपल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और देखते रहो आकार आईएएस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जय हिंद।